Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you're in best of your health and spirit. Today in this video, I'm going to cover all important current plus contemporary issues of Indian economy for UPSC CSE 2022 examination. तो आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के जितने भी करंट एंड कंटेम्परेरी इश्यूज चल रहे हैं उन सबको कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। और हम किस तरह से कवर करने जा रहे हैं आप देखकर एकदम चौंक जाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा सर। आप मेरी एक बात मानिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं गारंटी लेता हूं, देखिए आपके इस वीडियो को अंत तक देखने में मुझे बहुत कुछ नहीं मिल जाएगा, पर एक चीज की मैं गारंटी लेता हूं सर, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया आपकी नॉलेज में इतना क्वालिटी इनरिचमेंट हो जाएगा, आप चीजों को इतना इंटरकनेक्टेड वे में देखने लगोगे कि आप जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो आप सबको इंटरकनेक्ट कर पाओगे। सर टॉपर्स जब बोलते हैं कि आप चीजों को कनेक्ट करिए, इंटरकनेक्ट करिए, इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़िए, आप चीजों को कोरिलेट करिए, तो वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट जानते हैं। यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है डेप्थ एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेट। यूपीएससी आपसे दो ही चीज चाहता है, आप जो भी चीज पढ़ें उसमें एक डेप्थ होनी चाहिए, एक इंटेलेक्ट होना चाहिए उसमें। अब ये दोनों चीजें इंश्योर कैसे करें? वो कहते हैं कि इंटरकनेक्टेड वे में पढ़िए और इंटीग्रेशन करके पढ़िए, हर चीज को इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन में पढ़िए, साथ में चीजों को कोरिलेट करते रहिए, एक टॉपिक को दूसरे से कोरिलेट कीजिए, कोरिलेशन का गेम सीखिए। तो हम इकोनॉमी की आज बात करने वाले हैं, तो मैं आपको इकोनॉमी में आज शो करूंगा कि जो टॉपर कहते हैं वो करते कैसे हैं एक्चुअल में, वो कैसे इतने ढेर सारे सिलेबस को कंसाइज कैसे कर लेते हैं, 2-4 पन्नों के नोट्स में वो ये चीज कैसे कर लेते हैं, वो इतना डिफिकल्ट टास्क अचीव कैसे कर लेते हैं। तो आप समझिएगा, आप आज की इस क्लास में आप आंसर राइटिंग भी समझ जाएंगे, आज की इस क्लास में आप नोट मेकिंग भी समझ जाएंगे, और मोर इंपॉर्टेंटली कि पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू स्टडी, हाउ टू अप्रोच इकोनॉमी, या किसी भी सिलेबस को हम कैसे अप्रोच करें, किसी भी सब्जेक्ट को हम कैसे अप्रोच करें, वो अप्रोच आज आप इस वीडियो में समझेंगे। बहुत मेहनत करके मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूं आपके लिए। ठीक है, टाइम लगेगा, आज की इस वीडियो में टाइम लगेगा सर, लेकिन एक ये वीडियो आपका जीवन बदल देगी। यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको दूसरों के मुकाबले एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगी और दूसरों के मुकाबले आप कंपटीशन में एक कदम आगे होंगे। कैसे? मैं ये करके दिखाऊंगा। तो आज मैं जो चीज बात करूंगा आपसे, पूरी इकोनॉमी में जितने भी करंट इश्यूज चल रहे हैं, कंटेम्परेरी इश्यूज चल रहे हैं, वो किसी एक मेन गोल से ड्राइव हो रहे हैं। वो एक कोर है, इस पूरे चीज का एक कोर है। सर मैं अभी चाइनीज बोल रहा हूं, हो सकता है आपके लिए चाइनीज लग रही होगी, ये चाइनीज आपको हिंदी या आपकी जो प्रॉपर लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आप समझते हैं चीजें, वो लगने लगेगी थोड़ी देर में। कैसे? मैं समझाता हूं इस चीज को। तो इंटरकनेक्शन कोरिलेशन का गेम है, ये बात आप समझते हैं, लेकिन ये करें कैसे? अब इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि हमको करंट प्लस कंटेम्परेरी इश्यूज पढ़ने हैं। देखिए सर, आज मैं बेसिक की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, आज बेसिक की बात होगी ही नहीं मुझसे, क्योंकि मैंने इंडियन इकोनॉमी की पूरा फुल कोर्स आपको यूट्यूब पर पढ़ा रखा है फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फ्री में आपको पढ़ा रखा है। आप जाइए उन चीजों को देखिए और अपना बेस कवर कीजिए। सर मैंने जिस तरह से आपको पढ़ा रखा है, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका पूरा बेसिक प्लस एडवांस भी कवर होगा वहां पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको करंट प्लस कंटेम्परेरी इश्यूज कैसे कनेक्ट करते हैं, उस बेस के ऊपर बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, वो मैं आज आपको समझाता हूं। समझिएगा इस चीज को। अब देखिए, जब गवर्नमेंट जिस टाइप की होती है उस टाइप से ही, जैसे अगर गवर्नमेंट सोशलिस्ट है, अगर गवर्नमेंट नेशनलिस्ट है, तो जिस टाइप की गवर्नमेंट रूल कर रही होती है उस कंट्री को, उस समय यूपीएससी का जो सवाल आता है, अगर सोशलिस्ट गवर्नमेंट चल रही है, अगर यूपीए की गवर्नमेंट है, तो क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है। मेंस में अगर एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है तो उसका पैटर्न अलग होता है। ऐसा क्यों होता है ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट बोले तो बेसिक पॉलिटी, एंड जो भी पॉलिटी होती है, जो भी पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, जो भी स्कीम्स होती हैं, वो स्कीम्स किसकी तरफ ओरिएंटेड होती हैं? जो भी उस समय गवर्नमेंट होती है उसकी जो आइडियोलॉजी होती है उसकी तरफ टिल्टेड होती है। तो जिस समय जो गवर्नमेंट की रूल है, वो गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी से सब कुछ ड्राइव होगा। कैसे समझेंगे? तो इसका मतलब यह है कि जो भी पॉलिटिकल डिसीजन होंगे, यानी जो भी पॉलिटी होगी, पॉलिटी एक्चुअली ड्राइव कर रही होगी इकोनॉमी को। ये बात आप समझ गए? तो इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स है कौन? पॉलिटी। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कॉल्ड दैट पॉलिटी इज गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। पॉलिटी इज गार्जियन ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी को चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए पॉलिटी बहुत जरूरी है।
और पॉलिटी में स्टेबिलिटी रहे, इसके लिए इकोनॉमी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आई थिंक कि आप कोरिलेशन समझ रहे हैं यहां पर। तो इकोनॉमी स्ट्रांग कब होगी? जब पॉलिटिकल डिसीजन एकदम राइट प्लेस पर होंगे, उनकी जो पॉलिसीज होंगी, उनकी जो स्कीम्स होंगी, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्री के शामिल होंगी। यानी ऐसे स्कीम्स जो कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रमोट करे, वैसे स्कीम्स क्या करेंगी? हमारी पॉलिटी को स्ट्रांग करेगी, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगी। तो जब भी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो समझिएगा पॉलिटी का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव होगी। तो दैट मीन्स कि एज पॉलिटी इज गार्जियन ऑफ इकोनॉमी, तो इकोनॉमी को ड्राइव करने वाला है पॉलिटी। समझिए इस चीज को। दैट मीन्स कि यहां पर रोल होता है गवर्नमेंट का। किस टाइप की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी क्या है, और उसके बेसिस पर उसकी स्कीम्स क्या हैं। अब ये और समझ में आएगा, जैसे जैसे मैं परत खोलता जाऊंगा आपको वैसे वैसे और समझ में आता जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। पहला कॉन्सेप्ट समझ गए, दैट पॉलिटी इज गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। अब किसी भी कंट्री की जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो वो क्या करना चाहता है? वो इकोनॉमी स्ट्रांग करके अपना अंपायर बनाना चाहता है। तो इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पावरमेंट। समझिएगा यहां पर इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर इज इक्वल टू एम्पावरमेंट। तो अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो दूसरी चीज आप क्या करेंगे? आप इकोनॉमी अपनी स्ट्रांग क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि आपको एम्पावरमेंट करना है। अब अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी, आप पैसे वाले, आप रिच है, तो कोई आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता है। दैट मीन्स कि इंडिया अगर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना चाहती है, हम अपनी जीडीपी को बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पाथ पर जाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहते हैं? इकोनॉमी को स्ट्रांग करके हमारा एक एस्पिरेशन है, जैसा कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, आपका आईएएस एस्पिरेशन है। तो इंडिया का क्या एस्पिरेशन है? कंट्री का क्या एस्पिरेशन है? कंट्री का एस्पिरेशन है ग्लोबल लीडर बनना है उसे। इंडिया वॉन्ट्स टू बिकम ग्लोबल लीडर। इंडिया को ग्लोबल पावर एस्पिरेशन है, ग्लोबल पावर एस्पिरेशन है। देखिए डॉट कनेक्ट करिएगा, मैं सब चीज आज आपको कनेक्ट करके ही समझाऊंगा। टाइम लग जाएगा, पर सर मैं सही कह रहा हूं कि अगर आप ये चीज देख लेंगे ना, आपके हर एक तार एकदम झंझना जाएंगे। सारे ब्रेन में जितने भी आपकी चीजें हैं ना, सब एकदम ऐसे ऐसे हो जाएंगी, एकदम उनमें एक अलग तरह की एनर्जी दौड़ जाएगी। पर बात समझिएगा, पॉलिटी इज गार्जियन ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमी वांट्स टू बिकम, इकोनॉमी से क्या होगा? अंपायर बनाएंगे। और हमारे लिए क्या है? हमारे लिए साम्राज्य कैसे बनेगा? हम क्या बनना चाहते हैं? हम ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं। इसलिए हमारी एस्पिरेशंस क्या है? हमारे पास ग्लोबल पावर एस्पिरेशंस है। और ये एस्पिरेशंस हम पूरी कैसे करेंगे? अगर आपकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है तो सर उस इकोनॉमी को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। और इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, इसका मतलब आपके पास पैसा ज्यादा है, और पैसा ज्यादा है तो आप क्या करोगे उस पैसे से? आप इकोनॉमी से आप मिलिट्री का अपनी एम्पावरमेंट करेंगे, आप अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करेंगे। समझे सर? तो पॉलिटी इज गार्जियन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर, और उस इकोनॉमी जो पैसा आपने बढ़ाया उससे आप क्या करोगे? आप मिलिट्री एम्पावरमेंट करोगे, मिलिट्री को आप स्ट्रांग करोगे ताकि इस इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर सकें। भारत सोने की चिड़िया थी, अब वो चिड़िया सोने की थी, पर उस सोने की चिड़िया को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई था नहीं। तो ब्रिटिशर्स ट्रेडर बन के आए और उस इकोनॉमी को उन्होंने लूट लिया, पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया, कॉलोनियल रूल किया, हमारा एडवांसमेंट किया। कहने को एडवांसमेंट था वो, लेकिन वो एडवांसमेंट भी उनके एक्सप्लॉयटेशन को फैसिलिटेट कर रहा था, इसलिए उन्होंने किया ये बात। दैट मीन्स कि इकोनॉमी को, अगर इकोनॉमी अच्छी बना रहे हो, आप ग्लोबल लीडर बन रहे हो, तो आपके पास एक मिलिट्री भी तो होना चाहिए। समझ गए इस बात? बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर समझनी है दूसरी चीज कि मैंने बोला पॉलिटी इज गार्जियन ऑफ इकोनॉमी, और पॉलिटी में जितने भी डिसीजन होते हैं वो इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए लिए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि पॉलिटी से मेरा मतलब क्या है कि उस समय किस तरफ की गवर्नमेंट है, किस तरह की गवर्नमेंट है। क्या वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है या वो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है? क्या वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है या नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है? कहने का मतलब जैसे कि यूपीए गवर्नमेंट क्या है? सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट गवर्नमेंट जब भी होगी वो हमेशा प्रो पुअर होगी। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझिए। मैं आपको अगर एक चीज कहूं कि एक तरफ एक इंसान ऐसा है जो डेली आपको एक इनकम देता है, मान लीजिए आपको डेली आपको जीने के लिए 50 रुपए दे के जाता है, डेली बेसिस पर दे के जाता है। एक इंसान ऐसा है जो आपको डेली 50 रुपए देता है। दूसरा केस ये है, एक इंसान आया और आपको डेली इनकम कैसे कमाते हैं ये स्किल आपको सिखा कर गया। एक समय पर एक इंसान आया, आपको डेली इनकम देता है, हो सकता है वो डेली इनकम देता हो तो उसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाओ, डिपेंडेंट हो जाओगे, बिल्कुल बात ठीक है। और जिस दिन 50 रुपए आपको नहीं मिलेंगे उस दिन आप क्या करोगे? एकदम बर्बाद हो जाओगे, है ना।
तो डेली, क्योंकि डेली 50 रुपए से ही आपका खाना चल रहा है, उस दिन आप भूखे रह जाओगे एग्जाम्पल के तौर पर। तो अगर इनकम आपको कोई दे रहा है तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट बन जाओगे। लेकिन दूसरे केस में क्या है, आपको कोई इनकम नहीं बता रहा है, आपको वो स्किल प्रोवाइड कर रहा है कि इनकम जनरेट कैसे करते हैं। अब अगर आपको इनकम जनरेट करना सीख गए आप, तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, इनकम को अर्न कर सकते हैं और आप अपना लाइवलीहुड बना सकते हैं, आराम से चला सकते हैं। यही सेम एग्जांपल अगर मैं आपसे दोबारा बात करूं कि कोई अगर आपको फिश देता है, या दूसरा इंसान हो सकता है आपको फिशिंग सिखा दे, विच इज बेटर, आपको डेली फिश दिया जाए या आपको फिशिंग सिखा दिया जाए, ये स्किल आपको सिखा दी जाए और ये स्किल सिखाने के बाद आप फिश जो है खुद अपने लिए कमा सकें और उसका आप जो है कंज्यूम कर सकें उसको। तो दो केस हैं सर, एक फिश देना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर देना आपको, और दूसरा है कि आपको स्किल दे देना। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों चीजों को देखें, ये दो आइडियोलॉजी को हम देखें, तो मुझे तो दूसरी वाली ठीक लगती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको स्किल दे देगा तो आप जो है वो डिपेंडेंट नहीं होंगे किसी के ऊपर, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और आप अपना लाइवलीहुड खुद ही अर्न कर सकेंगे। बिल्कुल बात ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, सोशलिस्ट और नेशनलिस्ट गवर्नमेंट की बात करूं, तो सोशलिस्ट गवर्नमेंट इज प्रो पुअर, ये जो है वो फिश देते हैं और ये फिशिंग है। नेशनलिस्ट गवर्नमेंट इज फिशिंग फॉर, कैसे? ये फिशिंग की स्किल सिखाना जानते हैं। और जो सोशलिस्ट है वो फिश प्रोवाइड करेगा, कैसे? सोशलिस्ट मतलब कि वो प्रो पुअर होंगे। सोशलिस्ट का मतलब है कि वो कोई भी गरीब भूखा ना रहे, वो ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे इंश्योर करेंगे? ये प्रो पुअर तो होंगे, साथ में ये कैसी स्कीम्स इनकी कैसी होगी, आप सोचिए इनकी स्कीम्स कैसी होगी। इनकी स्कीम्स होगी पीएम किसान जैसी, कि डायरेक्ट 6,000 रुपए फार्मर की पॉकेट में दे दिए जाए डायरेक्ट, यानी उनको सीधे की सीधे इनकम दे दी जाए। दूसरा कैसे हो सकता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे दिए जाए। तीसरा हो सकता है जैसे कि मनरेगा में उनसे काम कराया और काम कराने के बाद उनको पैसा दे दिया, कोई स्किल तो आपने नहीं दी, उनसे गड्ढा खुदवाया और गड्ढा उनको भरवा दिया और उनको आपने पैसे दे दिए। चौथी चीज क्या हो सकती है कि आपने हर एक चीज का नेशनलाइजेशन कर दिया, सब कुछ गवर्नमेंट ओन्ड हो जाएगा। नेशनलाइजेशन ऑफ असेट, आप क्या करेंगे, जितने भी इकोनॉमी में असेट हैं उन सब का नेशनलाइजेशन करेंगे, राष्ट्रीयकरण कर देंगे, और उसके बाद गवर्नमेंट ही क्या करेगी, इंश्योर करेगी कि सबको सब कुछ मिलता रहे। यानी यहां पर जो पब्लिक है, प्राइवेट है, वो प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा, यहां पर नेशनलाइजेशन की वजह से राष्ट्रीयकरण ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो सोशलिस्ट गवर्नमेंट जो होती है वो प्रो पुअर होती है और उसकी स्कीम किसकी तरफ टिल्टेड होती हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरफ टिल्टेड होती हैं, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम, जहां पर आपको अनाज जो है 1, 2, 3 रुपए किलो में मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? सोशलिस्ट गवर्नमेंट सीधे आपको इनकम देना चाहती है, मतलब डायरेक्ट आपको इनकम देना चाह रही है, या तो इनकम कैश में दे रही है, या तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रही है आपको, या आपको डायरेक्ट जो है सीरियल्स ही प्रोवाइड कर दे रही है, अनाज ही दे रही है सीधे, या सीधे आपको आपके द्वारा असेट जो क्रिएट ना किए जाएं। ऐसा समझिए कि इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन को इनहांस ना करके वो नेशनलाइजेशन की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो अगर आप यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखेंगे कि यूपी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी क्या है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, लेफ्टिस्ट है वो। और अभी की जो एनडीए गवर्नमेंट है, ये एनडीए गवर्नमेंट कैसा काम करना चाह रही है? एनडीए गवर्नमेंट कहती है कि हम स्किल देना चाहते हैं, हम फिश नहीं देना चाहते हैं, हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि उनकी वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, एक प्रोपोर्शन होता है कि इतना करना है, और बाकी जो स्कीम्स होंगी, बाकी जो पॉलिसीज होंगी, उनकी किसकी तरफ टिल्टेड होंगी कि स्किल देना है, और स्किल देकर हमें उन्हें फिशिंग सिखानी है, और उसकी वजह से वो क्या करेंगे, वो खुद ही काम कर लेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि नेशनलिस्ट जो गवर्नमेंट है उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसकी आइडियोलॉजी ये है कि लोगों को इनकम ना देके इनकम जनरेटिंग असेट प्रोवाइड करे, इनकम जनरेटिंग असेट प्रोवाइड करे, और इस इनकम जनरेटिंग असेट प्रोवाइड करने के बाद इसको यूज कैसे करते हैं उसकी स्किल को प्रोवाइड करे, और स्किल प्रोवाइड करने के बाद ये जो लोग होंगे जिनको ये असेट दिया जाएगा जिससे ये इनकम जनरेट कर पाएंगे, वो क्या करेंगे, इकोनॉमी में इस असेट को यूज करेंगे, और उसकी वजह से वो क्या करेंगे, अपने लिए इनकम को स्वयं ही अर्न करेंगे, इनकम को खुद ही अर्न करेंगे। और एक बात मत भूलिएगा, ये जो लोग हैं जिनके पास इनकम जनरेटिंग असेट आएगा, वो जो स्किल सीखेंगे और इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में साथ तो देंगे ही देंगे, साथ में उनके पास एक इनकम अर्न करने का कंटिन्यूअस एक जरिया मिल जाएगा उनको। और ये लोग आगे चल के क्या करेंगे, ये इसी इनकम इकोनॉमी के जो असेट इनको दिए गए हैं, इन्हीं असेट को थोड़ा सा ब्रॉड करके, थोड़ा सा एक्सपेंड करके क्या करेंगे, दूसरों को भी जॉब्स देंगे,
दूसरों को भी इंप्लॉयमेंट ऑफर करेंगे, क्योंकि जब ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनका असेट करेगा, ये जो स्किल इन्होंने पाई है उसको ये इनहांस करेंगे, तो 1 2 ईयर 5 ईयर डाउन द लाइन ये क्या करेंगे, उस चीज को एक्सपेंड करेंगे। और अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या करेंगे, और लोगों को जॉब्स देंगे, उससे क्या होगा, इकोनॉमी में इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो यार ध्यान रखना इस बात को। हमने यूनिट नंबर 7 जब हमने पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा था, वहां पर हमने फुल कोर्स में, तो वहां पर हमने एक बात देखी थी कि जॉबलेस ग्रोथ की प्रॉब्लम है, जॉबलेस ग्रोथ की प्रॉब्लम है। और अगर जॉबलेस ग्रोथ की प्रॉब्लम है, क्यों है ऐसा, क्योंकि इकोनॉमी में ग्रोथ तो है पर जॉब नहीं मिल रही है, जॉब जनरेट नहीं हो रही है, इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, इसलिए जॉबलेस ग्रोथ है। इस प्रॉब्लम को टैकल करना था, तो हमने क्या बोला था कि ऐसा कुछ करें ताकि ग्रोथ भी हो, साथ में इंप्लॉयमेंट भी जनरेट हो। तो ये क्या बोल रहे हैं, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम क्या करेंगे, आपको इनकम जनरेटिंग असेट देंगे और साथ में स्किल प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप जो है उस असेट को यूज करके, आप उस असेट को यूज करके, यूटिलाइज करके उसमें आप इनकम जनरेट कर सको, इनकम अर्न कर सको। और ये इनकम अर्न करने के बाद कुछ दिनों के बाद जब आप इस चीज को एक्सपेंड करोगे तो आप दूसरों के लिए जॉब्स दे सकोगे। यानी जब आपका ग्रोथ होगा तो आप क्या करोगे, अपने ग्रोथ के साथ साथ आप चीजों को एक्सपेंड करोगे और दूसरों को भी जॉब दोगे। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ भी होगी, साथ में जॉब क्रिएशन भी होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ये जॉबलेस ग्रोथ की प्रॉब्लम भी हट जाएगी। ये हमने पढ़ा था, इसलिए मैंने इस चीज को यहां पर इंटीग्रेट कर दिया कि जॉबलेस ग्रोथ की प्रॉब्लम भी चली जाएगी। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, ये दोनों गवर्नमेंट है, इसमें नेशनलिस्ट का फोकस क्या होगा, इनकम जनरेटिंग असेट प्रोवाइड करने में। मैं इसलिए इसको बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि पॉलिटी इज गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। पॉलिटी जिस तरह की होगी, अभी नेशनलिस्ट है तो इकोनॉमी जैसी भी होगी वो इनके द्वारा पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड होगी। और ये कैसे होगी, पूरे एग्जांपल से मैं समझाऊंगा ये चीज, पूरे एग्जांपल से। तो एक बात आप समझ गए कि नेशनलिस्ट गवर्नमेंट होगी तो वो क्या करेगी, वो क्या होगी, प्रो बिजनेस होगी, प्रो बिजनेस सेंटर, प्रो बिजनेस सेंट्रिक। और ये क्या होंगे, प्रो पुअर होंगे। बात समझ गए। ये जो प्रो बिजनेस सेंट्रिक हैं, यानी ये क्या करेंगे, ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देंगे। ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देंगे और ये क्या करेंगे, नेशनलाइजेशन करेंगे। ये बात आप समझ रहे हो, दोनों के बीच में अंतर समझ रहे हो। ये जो प्राइवेटाइजेशन करेंगे, ये क्या करेंगे, लोगों को इनकम जनरेटिंग असेट देंगे, साथ में स्किल देंगे और कहेंगे आप इनकम को, इस असेट को खुद यूटिलाइज करो और इनकम जनरेट करो। और ये लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, साथ में हाथ में इनकम ही पकड़ा देंगे। ये क्या करेंगे, इनकम जनरेटिंग असेट देंगे। अब देखिएगा, अगर ये ऐसा करेंगे तो ये इकोनॉमी में क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अब आप सोचना शुरू कीजिए, ये इकोनॉमी में क्या करेंगे, ये इकोनॉमी में प्रमोट करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। करेंगे या नहीं करेंगे, अरे भाई इनकम जनरेटिंग असेट देने हैं तो कुछ एकदम एंटरप्रेन्योर जो होगा उसके पास नई नॉलेज होगी, नया आइडिया होगा, उसको कुछ असेट चाहिए होंगे तो गवर्नमेंट हेल्प करेगी उस असेट को दिलवाने में, ताकि उस असेट को लेकर वो इनकम जनरेट कर सके। यानी वो क्या करेगी, गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेज करेगी। दूसरा क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट विल प्रमोट स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको एंटरप्रेन्योर्स को स्टार्टअप्स को आराम से क्रेडिट मिल सके, इसके लिए क्या करेगी, प्रमोट क्रेडिट अवेलेबिलिटी। अभी हम इसको और ज्यादा इन्हांस करके पढ़ेंगे। क्रेडिट अवेलेबिलिटी को प्रमोट करेंगे। इकोनॉमी में ये सब करके ये करना क्या चाह रहे हैं, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाह रहे हैं, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये इसीलिए क्या करते हैं, इकोनॉमी में डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन करते हैं, असेट का मोनेटाइजेशन करते हैं। ये सब न्यूज में आप देखते होंगे और ये सब कैसे कनेक्टेड है मैं बताऊंगा भी आगे चल के। असेट का मोनेटाइजेशन करते हैं, ये इकोनॉमी में ये सब करके करना क्या चाहते हैं, इनका मेन गोल क्या है कि इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, जीडीपी ग्रो करे अच्छे से। और जीडीपी ग्रोथ कैसे होगी, याद करो जीडीपी का फॉर्मूला बाय एक्सपेंडिचर मेथड, C+I+G+NX। यानी यहां पर क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को बूम करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा।
गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर जीडीपी जो है वो एक्सपैंड करेगी, तब जीडीपी क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, जीडीपी ग्रो करेगी। तो इनका मेन गोल क्या है कि जीडीपी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाना है, तभी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, और जब इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो पॉलिटी स्टेबल होगी। आई होप कि आप बात समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसकी वजह से क्या होगी, जब जीडीपी ग्रो होगी, कनेक्ट करो, जीडीपी में ग्रोथ है तो क्या होगा भाई, अगर ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट है तो उसकी वजह से क्या होगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्यों, अभी मैंने बताया आपको, एम्प्लॉयमेंट इनकी पॉलिसी से क्यों बढ़ेगा, ये आपने देखा, बहुत अच्छी बात है। यानी इसका मतलब है कि अगर मैं मोटा मोटा लिखूं तो ये चीज़ जो मैंने यहाँ पर लिखी थी अभी कि नेशनलिस्ट गवर्नमेंट क्या करेगी, इनकम जनरेटिंग असेट प्रोवाइड करेगी, स्किल देगी, और इकोनॉमी में जो असेट जो जिसको प्रोवाइड किया है वो इनकम जनरेट करेगा अपने लिए भी और साथ में दूसरों के लिए जॉब भी क्रिएट करेगा, और इकोनॉमी में जॉबलेस ग्रोथ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा, इकोनॉमी में ग्रोथ भी लाएगा, जीडीपी ग्रोथ, साथ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होगा। बात समझे, ये गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी समझी। तो जिस टाइप की गवर्नमेंट होगी, तो अभी चल रही है नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, तो इसकी जो भी आइडियोलॉजी होगी गवर्नमेंट की वो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करेगी। ये बात आप समझ गए होंगे अब तो, ये बात आप समझ गए, और इकोनॉमी को स्ट्रांग करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, ताकि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बढ़ सके। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रांग, इकोनॉमी को स्ट्रांग। अब मैं एग्जांपल समझेंगे। देखिए, इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, पॉलिटी को स्टेबल करना है, और जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है, इंडिया को क्या बनाना है, ग्लोबल लीडर बनाना है। ये हमने देखा था, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है, और ये ऑब्जेक्टिव आज से नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट ने अचानक से आके ये काम कर दिया, ये 1947 से ये एजेंडा है हमारा। 1947 से आप कोई भी प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज जब पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन में हम पॉलिसीज पढ़ते हैं, हर एक प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज को पढ़ते हैं। अगर आप वो चीज़ पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हर एक प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी बस एक चीज से इन्फ्लुएंस थी, क्या, ग्लोबल लीडर हमें बनना है। हमें क्या बनना है, ग्लोबल लीडर बनना है। हमें क्या करना है, हमारा जो भी नेशनल इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करना है, और नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए हमें कुछ भी करने पड़ेगा, तो हम वो कुछ भी करेंगे। तो हमारी जितनी भी पॉलिसीज थी, हमारी जितनी भी एक्सटर्नल पॉलिसीज थी, वो सब किसकी तरफ ओरिएंटेड थी कि ताकि इंडिया को ग्लोबल लीडर बना सके, इंडिया को ग्लोबल लीडर बना सके। इंडिया की जो ग्लोबल पावर एस्पिरेशन है उसको पूरा कर सकें। बात समझ रहे हो, यहां तक बात समझे कि नहीं समझे, यहां तक सबको समझ आया कि नहीं आया। आपको ग्लोबल पावर एस्पिरेशन बनना है इंडिया को। अच्छा, ग्लोबल पावर या ग्लोबल लीडर बनना है अगर इंडिया को, तो कोई भी कंट्री में ऐसा, कोई भी वर्ल्ड में ऐसा कोई नेशन नहीं है जो विदाउट मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किए बिना ग्लोबल लीडर बना हूं। मेरा कॉन्टेक्स्ट समझना एकदम, कोई भी वर्ल्ड में ऐसा नेशन नहीं है जो मैन्युफैक्चरिंग को बिना प्रमोट किए ग्लोबल लीडर बन गया हो। आप यूएसए को देख लीजिए, यूके को देखिए, पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया कि नहीं आया, उसके बाद यूके जो बना, इंग्लैंड जो है, ब्रिटिश जो है, वो पूरा एकदम साम्राज्य अपना बढ़ा लिया, क्योंकि इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो गई उसकी। साथ में उसने कॉलोनियल अपने पावर बना लिए, कॉलोनियल रूल किया और एक्सप्लॉयटेशन किया। तो पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग पर उसने अपना जमाया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, और उसके बाद क्या किया, उसने पूरा एम्पावरमेंट शुरू किया। तो ब्रिटिशर्स ने क्यों ग्लोबल लीडर बने, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया उन्होंने। फिर बाद में यूएसए बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लीडर बना, ग्लोबल लीडर बना। और आज की डेट में चाइना इज ग्लोबल लीडर बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो चाइना का भी यही एस्पिरेशन है, वो भी ग्लोबल लीडर बनना चाहता है, और वो आज के समय में मैन्युफैक्चरिंग में सबसे अच्छा काम कर रहा है। तो चाइना एडवांस क्यों हो रहा है, इतना अच्छा, उसकी इकोनॉमी इतनी इकोनॉमी स्ट्रांग क्यों है। हम कहते हैं ना चाइना की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, 13-14 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और वो इसलिए है क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ढेर सारा थ्रस्ट दिया है। तो जिसको भी ग्लोबल लीडर बनना है उसको मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। और याद कीजिए, इंडिया ने जब एलपीजी रिफॉर्म लिए थे 1991 में, तो हमने एग्रीकल्चर से जंप मारा था सर्विस सेक्टर की तरफ। हमने मिस जो यहां पर लिंक की थी वो क्या था, मैन्युफैक्चरिंग। ये लिंक हमने मिस कर दी, मैन्युफैक्चरिंग हमारा मिस हो गया। और ये मिस क्यों हो गया ये समझना पड़ेगा। तो हमने एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की तरफ जंप मार दिया, यानी हमने, हमारा जितना भी यूथ था उस समय, जितनी भी वर्किंग एज पॉपुलेशन थी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था, जितना भी लेबर फोर्स था, वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट हुआ। तो किसकी तरफ शिफ्ट हुआ, वो मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट नहीं हुआ सर, वो सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हुआ।
तो हमने मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान नहीं दिया और ये हमारे पास वीक लिंक था, इसकी वजह से हम ग्लोबल लीडर नहीं बन सकते थे। ये वीक लिंक था, इसको सुधारना है तो यहां पर आता है मोदी गवर्नमेंट साहब की सारी पॉलिसीज। मैन्युफैक्चरिंग पर पूरा थ्रस्ट है मोदी गवर्नमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग पर पूरा थ्रस्ट है। कैसे? मैं प्रूफ करूंगा विथ एग्जांपल, विथ स्कीम, तभी ये इंटीग्रेट होगा। अब आप समझिए इस चीज को कि हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर से हमने जंप मारा सर्विस सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारा मिसिंग लिंक है। अब मैं यहां पर कुछ और समझाने वाला हूं आपको, समझिएगा इस चीज को। जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद से 1991 तक, क्योंकि हमें क्या करना था भाई, सबसे पहले हमें बेस क्रिएट करना था। अरे भाई इकोनॉमी में आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले बेस क्रिएट करते हैं। कोई नेशन है तो वो भी बेस क्रिएट करेगा। बेस किसका क्रिएट करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस क्रिएट करेगा। समझिएगा इस चीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस क्रिएट करेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड हो गया, रेल नेटवर्क हो गया, हमारा पोर्ट डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करेगा। अब 1991 तक जैसा कि आपने देखा कि 1947 से 1991 तक हम क्या थे, हम क्लोज्ड इकोनॉमी थे। हम क्लोज्ड इकोनॉमी थे, यानी हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था नहीं, हमारे दूसरों से ताल्लुक ज़्यादा नहीं था। बिकॉज ऑफ आर कॉलोनियल हिस्ट्री, ब्रिटिशर्स ट्रेड करने के लिए हमारे पास आए थे और हमें ही लूट के चले गए, हमें ही कॉलोनाइज किया, हमारा ही एक्सप्लॉयटेशन किया, हमसे ही पैसे छीने और चमाट भी हमारे ही लगाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो ये जो चीज़ हुई हमारे साथ, इससे हम बहुत डर गए थे। हमें लगा कि अब जो है हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, तो क्लोज्ड इकोनॉमी थे, साथ में हम मिक्स्ड इकोनॉमी भी थे। बिल्कुल बात ठीक है। 1947 से 1991 पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर थ्रस्ट देना था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर थ्रस्ट देना था, साथ में मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट करना था। तो याद कीजिए सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया था, महालनोबिस मॉडल को फॉलो किया था, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था। बिल्कुल बात आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर थ्रस्ट देना था, ये रोड रेल नेटवर्क सब कुछ बनाना था, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था इंडिया के लिए। तो इसके लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। और याद रखिए फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट है। इसको बनने में, पैसा वापस आने में टाइम लगता है। लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट है कौन, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना था और उस समय फाइनेंस, बाहर से तो इन्वेस्टमेंट था नहीं, तो फाइनेंस कौन करेगा इस चीज को, इसको गवर्नमेंट फाइनेंस करती थी। और गवर्नमेंट कैसे फाइनेंस करती थी, गवर्नमेंट बनाती थी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। यहां पर एक सवाल आपको एक सवाल और समझ में आएगा कि जो पहले डीएफआई करते थे और डीएफआई 1947 से 1991 तक एक्टिव थे, उसके बाद डीएफआई को 1991 में हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। और उसके बाद अब फिर से इकोनॉमी में डीएफआई आ गया है वापस। आपने पढ़ा होगा नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट, ये आपने एक्ट पढ़ा हुआ है। और उस एक्ट में कहा गया कि हम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दोबारा बनाएंगे। अब दोबारा बनाएंगे मतलब 1991 में हमने डीएफआई का रोल बैक कर लिया और हम फिर से अब जो है अगेन हमने उसको दोबारा ले आया डीएफआई को। तो ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप कि पहले 1947 से 1991 तक हमने डीएफआई को रखा, अब डीएफआई को 1991 में रोल बैक कर लिया, लेकिन अब दोबारा हमको डीएफआई की जरूरत फिर से पड़ गई। इन सबको एक्सप्लेन करना है मुझे आज, सबको एक्सप्लेन करना है। और समझिएगा कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को। तो गवर्नमेंट जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट पहले कैसे करती थी, क्या बनाकर, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बनाती थी। और ये डीएफआईज जो थी, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये क्या करती थी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती थी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती थी। अब बात समझिएगा, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस कौन कर रहा है, गवर्नमेंट थ्रू डीएफआई। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 1991 तक तो ये चलता रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट फाइनेंस करती थी। हाँ ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में थोड़ा देरी हो जाती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में थोड़ा देरी हो जाती थी, लेट हो जाता था, बनने में देरी हो जाती थी, उसकी वजह से हमारा कॉस्ट ओवररन भी हो जाता था, लेकिन बन तो जाते थे। बिल्कुल बात ठीक है। गवर्नमेंट ने 1991 में देखा कि बीओपी क्राइसिस आ गई हमारे पास, ये बात हमने जानते हैं, सबको जानता है ये बात, बिल्कुल बात ठीक है। अब 1991 में हमारी इकोनॉमी की हालत जो थी एकदम खस्ता थी। अब 1991 में हमने क्या किया, नरसिम्हा राव जी ने क्या किया, एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया एंड ग्लोबलाइजेशन किया। ये तीनों चीज हमने की। और हमने इस समय सोचा, हमने मतलब गवर्नमेंट ने सोचा कि जो अभी तक डीएफआई फाइनेंस करता था, अब डीएफआई को फाइनेंस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया है। अब जब इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी हो गई है तो अब इन्वेस्टमेंट आएगा, लिबरलाइजेशन हो गया है, प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की वजह से इन्वेस्टमेंट आएगा। तो अगर ओपन इकोनॉमी हो गई है, और याद कीजिए हमने सेबी को पढ़ा था, सेबी पढ़ा था ना, रेगुलेटर कौन है कैपिटल मार्केट का, सेबी है। और सेबी 1988 में आ गया था, 1992 में
सेबी एक्ट से उसको हमने स्टैट्यूटरी बॉडी भी बना दी थी। सेबी पूरे कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कर रहा था, यानी शेयर मार्केट और बॉन्ड मार्केट आ गया था खेल में, गेम में दोनों एंटर हो गए हैं। अब ओपन इकोनॉमी हो गई है। ओपन इकोनॉमी जब हुई तो गवर्नमेंट ने यह सोचा कि अब हमें फाइनेंस करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को एक स्टेप पीछे लेना चाहिए। और गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा क्यों? एक अजम्पशन गवर्नमेंट ने ये लिया कि जब ओपन इकोनॉमी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बॉन्ड मार्केट है हमारा, ये बॉन्ड मार्केट जो है वो डेवलप होगा। अब ये बॉन्ड मार्केट जब डेवलप होगा उसकी वजह से क्या होगा, अपने आप जो है फाइनेंस मिल जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए। ये हमने सोचा कि भाई जब बॉन्ड मार्केट डेवलप होगा तो फाइनेंस करने के लिए फाइनेंस मिल जाएगा, क्योंकि बॉन्ड मार्केट क्या है, बॉन्ड क्या होते हैं भाई, एक तरह से बोरोइंग होता है ना। अगर आपने देखो बेसिक नहीं पढ़ा तो फिर मुझे ब्लेम मत करना अगर ये आपको समझ में नहीं आए। याद रखना, बेसिक कवर कर लेना, बेसिक पूरा मैं पढ़ा चुका हूं, ढंग से कवर कर लेना। फाइनेंस चाहिए तो बॉन्ड मार्केट अगर डेवलप हो गया है तो बॉन्ड मार्केट डेवलपमेंट से क्या होगा, फाइनेंस होगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए फाइनेंस आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंस आ जाएगा। तो गवर्नमेंट रोल बैक कर लेगी और सोच रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस मिल जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है अब प्राइवेट सेक्टर भी ले जा सकता है, हम केवल अपना सपोर्ट रहेंगे। गवर्नमेंट विल वर्क एज अ फैसिलिटेटर, गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करेगी, ठीक है। अब ये चीज हुई यहां पर, लेकिन गवर्नमेंट ने अजम्पशन किया था कि बॉन्ड मार्केट डेवलप हो जाएगा। बॉन्ड मार्केट डेवलप हो जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग को थ्रस्ट मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को थ्रस्ट मिल जाएगा, ये गवर्नमेंट ने सोचा। लेकिन हम जब भी कोई चीज सोचते हैं ऐसा जरूरी है कि वही चीज हो, बिल्कुल नहीं। ये बात ठीक है, वैसे हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस केस में नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? बॉन्ड मार्केट डेवलप नहीं हो पाया। सर रीजन क्या है बॉन्ड मार्केट डेवलप ना होने का? डेवलप ना होने का रीजन ये है क्योंकि इकोनॉमी ने जंप किया एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की तरफ। हम एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की तरफ जंप किए। अगर हम सर्विस सेक्टर की तरफ जंप किए एंड सर्विस सेक्टर नीड्स लेस इन्वेस्टमेंट इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत ढेर सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, दे नीड मोर इन्वेस्टमेंट, एंड मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट ज्यादा भी होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम क्रिएट करेंगे तो उसमें तो लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट में तो और ज्यादा फाइनेंस लगेगा। सर्विस में लेस इन्वेस्टमेंट लगता है। अब जगह अगर सर्विस सेक्टर में लेस इन्वेस्टमेंट लगेगा तो सोचिए इस बात को कि बॉन्ड मार्केट डेवलप ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही कम है आपको। अरे भाई अगर आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, आप जबरदस्ती पैसा थोड़ी ठूस दोगे उसके मुंह में। तो अगर इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है तो क्या होगा, बॉन्ड मार्केट डेवलप नहीं हो पाएगा। क्योंकि बॉन्ड क्या है, अरे कॉर्पोरेट सेक्टर बॉन्ड कब इशू करता है, बॉन्ड जब इशू करता है जब उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। अब पैसे की अगर कम जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेंगे, वो पैसा जो है कम बॉन्ड इशू करके वो चला लेंगे। यानी बॉन्ड मार्केट पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा, और बॉन्ड मार्केट डेवलप नहीं हो पाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट नहीं हो पाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट नहीं हो पाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट नहीं होगा, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट नहीं होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट नहीं होगा तो इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे आएगा? सवाल ये है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि बॉन्ड मार्केट डेवलप नहीं हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर का फिर से भार किस पर आ गया? इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग को क्रिएट करने का, इनको चलाने का भार किस पर आ गया? अगेन गवर्नमेंट पे आ गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर फाइनेंस करना है तो बैंक फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि बैंक का एक प्रॉब्लम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, और बैंक अगर प्रॉब्लम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का तो हमारे पास देखिए 9 से 11 लाख करोड़ का तो एनपीए है इस समय, और एनपीए की प्रॉब्लम की वजह से बैंक तो लेंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इस समय? गवर्नमेंट ने इस कॉन्टेक्स्ट में क्या किया, नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, ये एक्ट लाया, और इस एक्ट में बोला गया कि गवर्नमेंट क्या करेगी, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बनाएगी। वो क्या करेंगे, वो फाइनेंस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस बैकग्राउंड में हम पढ़ते हैं डीएफआई, और ये एक्ट इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो समझे इस चीज को। तो गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग वहां पर प्रमोट नहीं हुई थी 1991 में, और मैन्युफैक्चरिंग नहीं प्रमोट होने की वजह से हम ग्लोबल लीडर नहीं बने। तो हमारा आज की डेट में पूरा थ्रस्ट कहां पर है, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने में। तो मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने में आज हमारा पूरा थ्रस्ट है। ये बात आप समझे? कितने लोग ये बात समझ गए? कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ हम ये बात समझ गए सर, बहुत मजा आया, ये बात हम पूरी तरह से समझ गए। तो एक बात आप समझ गए कि ठीक है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन तो बना दिए, अच्छी बात है, एक एक्ट भी बना दिया, चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो गया। लेकिन सर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो रोड भी है,
रेल भी है, तो रोड के लिए भारत गवर्नमेंट ने क्या बोला, भारतमाला, कि हम ये भारतमाला प्रोजेक्ट चलाएंगे जिसमें हम रोड बनवाएंगे। हमने पोर्ट के लिए क्या बोला, सागरमाला, पोर्ट के मैनेजमेंट के लिए भी बात की हमने। रेल में क्या बात की हमने, रेल में इशू क्या चल रहा है आजकल, रेलवे प्राइवेटाइजेशन का, रेल प्राइवेटाइजेशन का इशू चल रहा है भाई। इन सबको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है, रेल प्राइवेटाइजेशन, ये सब इस कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ना है। तो डीएफआई किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोड क्रिएट करना है, भारतमाला प्रोजेक्ट चला दिया, पोर्ट क्रिएट करना है तो सागरमाला, रेल प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। अब देखिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तो ठीक है टैकल कर लिया, लेकिन यहां पर अब दूसरी बात यह है कि बैंक में प्रॉब्लम थी किस चीज की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की। और नॉन परफॉर्मिंग की एसेट की प्रॉब्लम है तो हमेशा बैंक क्या करेगा, क्रेडिट जो है वो ज्यादा नहीं देगा इकोनॉमी में, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा तो अगेन जीडीपी ग्रो नहीं हो पाएगी। सब चीज़ कनेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो पाएगी उतनी। तो बैंक का एनपीए का प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, ताकि लोगों के पास क्रेडिट अवेलेबिलिटी रहे, क्योंकि भाई इनकम जनरेटिंग एसेट चाहिए आपको, तो भाई फाइनेंस जब तक बैंक से नहीं मिलेगा आप इनकम जनरेटिंग एसेट कैसे खरीदोगे। अरे मार्केट में कोई मशीनरी मिल रही है वो इतनी महंगी है तो कैसे खरीदोगे आप बैंक के पास जाओगे लोन लोगे, और बैंक आपको लोन नहीं देगा क्योंकि एनपीए की प्रॉब्लम है। तो आपके पास इनकम जनरेटिंग एसेट आ ही नहीं पाएगा, और वो नहीं आ पाएगा तो काम नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं इस चीज को। तो इसके केस में क्या किया गया कि क्रेडिट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अब क्रेडिट की अवेलेबिलिटी हो तो एनपीए की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, और इस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया, मर्जर्स पर ध्यान दिया, एक्विजिशंस पर ध्यान दिया, मर्जर पर ध्यान दिया, एक्विजिशंस पर ध्यान दिया। गवर्नमेंट ने बात की है बैड बैंक्स की, और इस कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ते भी हैं क्या, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो एसेट का दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। हमने ये फुल इकोनॉमी में पढ़ा भी है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एनपीए को प्रॉब्लम करने के लिए ये सब स्टेप उठाए, और साथ में गवर्नमेंट ने क्या किया कि एनपीए बन क्यों रहे हैं, क्योंकि बैंक से जो पैसा लेता है बैंक को वापस नहीं करता है। पैसा कौन लेता है, कॉर्पोरेट पैसा लेता है, और अगर कॉर्पोरेट जो है वो डूब जाए, हमने बात की थी, याद कीजिए, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम की, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम की बात की थी हमने। अगर हमने ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम की बात की थी तो वहां पर क्या था कि कॉर्पोरेट और बैंक दोनों की जो भी बैलेंस शीट है वो दोनों खराब हो रही है। अगर कॉर्पोरेट लॉस कर रहा है तो उसकी वजह से बैंक का लोन वापस नहीं दे पा रहा है, इसलिए बैंक का जो असेट है वो नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जा रहा है। तो ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम थी कि कॉर्पोरेट का, कंपनीज का तो बैलेंस शीट खराब हो रही है, साथ में बैंक की भी बैलेंस शीट खराब हो रही है। और कॉर्पोरेट जो है वो अगर लॉस मेकिंग है, वो कॉर्पोरेट अगर कोई अपनी कंपनी को बंद करना चाह रहा है तो कंपनी बंद करने के लिए पहले 4.7 ईयर्स लगते थे ऑन एन एवरेज। अगर 4.7 ईयर्स लग रहे हैं ऑन एन एवरेज कंपनी को बंद करने में, कंपनी का लिक्विडेशन करने में, जो ये टर्म यूज करते हैं हम, लिक्विडेशन करने में, उसको दिवालिया घोषित करने में, तो लिक्विडेशन की वजह से, इतना टाइम की वजह से बैंक का तो एनपीए का इशू बढ़ता ही जा रहा है, बैंक का तो स्ट्रेस्ड असेट बढ़ रहा है भाई। ये सब हम बात कर चुके हैं, ये टर्म हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे कि होते क्या है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि करना क्या है। तो कंपनी किस कॉन्टेक्स्ट में आईबीसी आया, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कंपनी जो है उसको क्लोज करने में 4.7 ईयर्स लगते हैं, और इसकी वजह से बैंक का एनपीए का प्रॉब्लम था। इस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने क्या लाया, आईबीसी कोड ऑफ 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्यों आया, ताकि कंपनी का जल्दी से लिक्विडेशन हो सके, या कंपनी के जितने भी लोन है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कर सके। जो भी करना है हमको इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में जल्दी से करके इस एनपीए की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो लिक्विडेशन में इतना टाइम लगेगा तो एनपीए तो रहेगा 5 साल। तो इसमें क्या कहा गया कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके इस चीज को निपटाइए आप। हो सके तो 6 महीने के अंदर निपटा दीजिए। अब वो डेज क्या है, 180 डेज है, वो देख लीजिएगा आप। तो यहां पर कहा क्या गया कि आईबीसी कोड में क्या करेंगे हम, जो कॉर्पोरेट्स है, जो कंपनीज हैं, अगर वो लॉस मेकिंग है और उनका लिक्विडेशन करना है तो उस लिक्विडेशन को जल्दी कीजिए। जो चीज 5 साल में हो रही थी वो 6 महीने के अंदर करके दिखाइए, 6 से 9 महीने लीजिए बस, और उसका लिक्विडेशन कीजिए, ताकि बैंकों का एनपीए ना बढ़े। भाई कंपनी को बेच बाच के जो भी बैंक के पैसे हैं उनको लौटा दिया जाए, ताकि जो बैंक है उसका एनपीए ना बने। ये ट्विन बैलेंस शीट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आईबीसी आता है। ये करंट अफेयर बता रहा हूं भाई, आईबीसी हो गया, ये मैं आपको नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में बता रहा हूं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बता रहा हूं। ये सब करंट अफेयर का पार्ट है, और मैं इसको एक कॉन्टेक्स्ट में आपको बताते हुए, बिल्ड करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, हम एक इशू के ऊपर, मान लीजिए हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पूरा तो नहीं पढ़ रहे हैं,
लेकिन ये सब किससे कनेक्ट हैं ये पता होना चाहिए आपको। हम आगे की वीडियोस में क्या करेंगे, छोटी छोटी वीडियोस बना दूंगा मैं आपको कि इसमें IBC कोड क्या होता है, बाकी चीजें क्या होती हैं, वो सब हम छोटी छोटी वीडियोस में कवर कर सकते हैं। पर यहां पर मुद्दा समझिए कि हर चीज का इंटीग्रेशन किसकी वजह से है, इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग को थ्रस्ट दिया जा रहा है। अगर ये बात समझ लेंगे तो आप ये समझ लेंगे कि इंडिया का ग्लोबल पावर एस्पिरेशन है, इंडिया कैसे काम कर रहा है। आगे और भी चीजें हैं, आत्मनिर्भर भारत किस कॉन्टेक्स्ट में आया, नेशनल मोनेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं हम, ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, ये सब हम चीजें देखते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको ऊपर बता रहा था किसके बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था, हाँ, कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो किए हैं, साथ में हम इंफ्रास्ट्रक्चर की और क्या कर रहे हैं, हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी बिछा रहे हैं, ये पाइपलाइन का प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं। ये हमारी पॉलिसी है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो ये जरूरी है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में है क्योंकि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है, समझे इस चीज को, क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक होगा, उसी के ऊपर तो आप सप्लाई चेन बना सकोगे, उसी के ऊपर तो आप गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकोगे और उनका एक्सपोर्ट कर सकोगे। इस कॉन्टेक्स्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई पोर्ट्स अच्छे नहीं होंगे तो आप एक्सपोर्ट कैसे करोगे, समझे इस चीज को। अब देखो आगे देखो, तो यहां पर आपने IBC कोड देख लिया कि हमने बैंक की, तो हमने देख लिया कि बैंक जो है वो लोन नहीं दे पा रहा था, उसकी NPA की जो प्रॉब्लम थी, उस NPA की प्रॉब्लम के लिए हमने देख लिया कि हमने गवर्नमेंट ने क्या क्या सोल्यूशन लिए, बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी हो गई, क्रेडिट आराम से मिल जाएगा। और देखिए MSME सेक्टर को भी स्ट्रेस था, MSME सेक्टर को लोन नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए एक स्कीम भी चला दी, क्या थी, मुद्रा स्कीम। तो मुद्रा स्कीम को इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़िएगा। मुद्रा स्कीम में क्या बोला गया कि आपको लोन मिलेगा, भाई जो भी MSME है उनको भी लोन मिलेगा। तो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, MSME को कहा कि आपको मुद्रा लोन दिए जाएंगे। फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ ध्यान है गवर्नमेंट का। इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, अब ये सब जब चीजें होंगी, मैन्युफैक्चरिंग को जब थ्रस्ट मिलेगा, एक बात समझो आप इस चीज को, मैन्युफैक्चरिंग को जब आप थ्रस्ट दोगे तो जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट का प्रमोशन होगा और इंपोर्ट जो है वो आपके रिड्यूस होंगे। और इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि हमें मैन्युफैक्चरिंग में क्योंकि थ्रस्ट देना था, इस कॉन्टेक्स्ट में आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात कर लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत अब कैसे कनेक्टेड है इससे। आत्मनिर्भर भारत में हमने दो चीजों की बात की, पहली किसकी, पहली हम बात करते हैं वोकल फॉर लोकल। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने लोकली प्रोड्यूस किया है उसके लिए वोकल रहिए, मतलब उसकी डिमांड कीजिए। उस चीज की डिमांड करेंगे तो आप क्या होगा, आप इंपोर्ट कम करेंगे। दूसरी चीज कहा गया कि मेक फॉर वर्ल्ड। मेक फॉर वर्ल्ड, मेक फॉर वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ सर, कि आप एक्सपोर्ट प्रमोशन कीजिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन कीजिए। और याद रखिए क्योंकि भारत का ग्लोबल लीडर बनने का सपना है, ग्लोबल पावर एस्पिरेशन है इंडिया की, और उस ग्लोबल पावर एस्पिरेशन की चाह में हमको एक काम करना पड़ेगा कि हमको आज की डेट में ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनना पड़ेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट हम कैसे बन पाएंगे, जब हम अपना आत्मनिर्भर भारत कंप्लीट कर पाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत का ये इनिशिएटिव जो है वो क्यों है, क्योंकि हमको ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनना है। ग्लोबल सप्लाई चेन कैसे बनेंगे आप एक्सपोर्ट का प्रमोशन करके बनेंगे सर। तो आत्मनिर्भर भारत इस कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ना है। ये कनेक्ट हुआ डॉट कि मैन्युफैक्चरिंग को थ्रस्ट देना है, हमको क्या करना है, ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनना है, तो हमको आत्मनिर्भर भारत की जरूरत है। और इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए आप, आत्मनिर्भर भारत अगर आपको चाहिए तो आत्मनिर्भर भारत क्या इंश्योर करेगा कि आप ग्लोबल सप्लाई चेन के पार्ट बन जाएं। लेकिन सर जब तक आपकी डोमेस्टिक सप्लाई चेन स्ट्रांग नहीं होगी, यानी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा सा नहीं होगा, डोमेस्टिक सप्लाई चेन आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आप ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट कैसे बनेंगे, प्रॉब्लम यह है। तो डोमेस्टिक सप्लाई चेन को स्ट्रांग करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए इस कॉन्टेक्स्ट में आता है हमारा गति शक्ति, जो इस समय न्यूज में रहता है। तो गति शक्ति से हम क्या करेंगे, हम गति शक्ति से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, बेहतर बनाएंगे। कैसे, हम उनको एस्टिमेट करेंगे कि प्रोजेक्ट कितने दिन में बन जाएगा, कॉस्ट ओवररन कितनी होगी, यानी हम प्रोजेक्ट को सही से एस्टिमेट करेंगे। हम गति शक्ति में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करेंगे अगेन। तो आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना थ्रस्ट है। तो गति शक्ति से भी यही काम करें। और गति शक्ति क्या ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम डोमेस्टिक सप्लाई चेन को बेहतर करें ताकि हम आत्मनिर्भर भारत में ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन सके, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत में ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन सके। बात समझ आई, ये सब समझ में आ रहा है, एकदम करेक्ट है।
गति शक्ति समझ में आया, आत्मनिर्भर भारत समझ में आया। हम इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत नहीं है, हम पूरा पढ़ लेंगे भाई, गति शक्ति की एक वीडियो पूरी बना लेंगे। और इस कॉन्टेक्स्ट में समझिए, आपने ग्लोबल सप्लाई चेन का आपको पार्ट बनना है, आपने डोमेस्टिक सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग कर ली। अब डोमेस्टिक सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपके पास डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी ना हो। अरे भाई कुछ चीज प्रोड्यूस करोगे तभी तो सप्लाई चेन की वजह से उनको भेज पाओगे और तभी ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन पाओगे। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें हम, तो हमको प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। और प्रोडक्शन अगर आपको बढ़ाना है, अपना मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग करना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करना है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में समझिए आप कि जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि जो प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा उसको गवर्नमेंट जो है ज़्यादा पैसा देगी, PLI स्कीम जिसे हम बोलते हैं। तो प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं हम ज़्यादा? देखिए पहले तो हमने क्या किया, हमने ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारा पूरा थ्रस्ट किस पर है, मैन्युफैक्चरिंग पर, क्योंकि हम ग्लोबल लीडर एस्पिरेशन पे हैं, हमें ग्लोबल लीडर बनना है। उसकी वजह से क्या हुआ, हम ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनना चाहते हैं, दैट फॉर आत्मनिर्भर भारत। लेकिन उसके लिए हमें डोमेस्टिक सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना है, दैट्स वाई गति शक्ति। और उसके लिए प्रोडक्शन भी होना चाहिए, इसलिए PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। समझ आई बात? समझ आई? तो अगर आप इस चीज को एनालाइज करें, मैं अभी अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं कि मैन्युफैक्चरिंग को थ्रस्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, अगर मैं आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज बताऊं तो सुनिएगा एक मिनट। मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंटीग्रेट करते हैं, कनेक्शन लगाते हैं, फिर से सोचते हैं कि क्या क्या किया। शुरुआत में देखिए क्या प्रमोट किया, मेक इन इंडिया, कि इंडिया में बनाइए। गवर्नमेंट ने क्या इंश्योर किया कि क्रेडिट की गारंटी हम देंगे। क्रेडिट गारंटी में क्या करेगा गवर्नमेंट क्या कह रहा है कि भाई क्रेडिट अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्रेडिट पैसा फाइनेंस नहीं मिल पा रहा है, बैंक पैसा दे नहीं रहा क्योंकि NPA की प्रॉब्लम है। तो बैंकों को कैसे ये कन्विंस किया जाए कि वो पैसा दे? तो गवर्नमेंट ने कहा कि तुम पैसा दे दो, गारंटी मैं लेता हूं। इसको हम बोलते हैं क्रेडिट गारंटी, कि गारंटी मैं लेता हूं, ये जो पैसा आपसे लेकर जा रहा है गवर्नमेंट गारंटी लेती है इस पैसे की, अगर वो नहीं देगा तो गवर्नमेंट देगी उसका पैसा। तो क्रेडिट गारंटी लाई गवर्नमेंट ने, ताकि हम गारंटी देते हैं कि आप बस काम करो, गारंटी हमारी है कि पैसा आपका वापस करेगा वो। उसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी में क्रेडिट जो है वो अवेलेबल करवाया बैंकों ने लोन दिया लोगों को इस बेसिस पर, क्योंकि गवर्नमेंट ने गारंटी दी है। समझिए इस चीज को। तो मैन्युफैक्चरिंग को थ्रस्ट करने के लिए काम किया। तीसरा चीज, हमने एंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेज किया, एंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेज किया। हमने स्टार्टअप का कल्चर बनाया, हमने लोगों को स्किल दी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, क्योंकि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज में हैं, तो इस डेमोग्राफी का यूज भी तो हमें करना है, तो उसको स्किल देना पड़ेगा। आज की प्रॉब्लम क्या है, आज की प्रॉब्लम ये है, एम्प्लॉयमेंट में क्या प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो यूथ है उसके पास, जो हमारे पास लेबर फोर्स है उसके पास जो स्किल है वो इंडस्ट्री में वो स्किल रिक्वायर्ड नहीं है। तो स्किल का मिसमैच हो रहा है, स्किल की जो डिमांड है और स्किल की जो सप्लाई है उसमें मिसमैच हो रहा है। तो स्किलिंग की बहुत ज़रूरत है, और स्किलिंग नहीं करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 जो आने वाला है, उसमें हम ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट कैसे बनेंगे? बाय स्किलिंग। हमको अपने पूरे वर्कफोर्स को, पूरा लेबर फोर्स को हमको स्किल करना पड़ेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत जरूरी है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 जो आ रहा है। समझिए ये सब एकदम कनेक्शन है इसका। नेक्स्ट क्या है, इनका जॉब क्रिएशन पर फोकस है। कैसे? थ्रू प्राइवेट सेक्टर इंकरेजमेंट। प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज कर रहे हैं यहां पर हम। प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज कैसे कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करने के लिए हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है रेड टेपिज्म को कम कर देगा, हर्डल्स को कम कर देगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस देगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहा है गवर्नमेंट। इसीलिए हम बोलते हैं कभी कभी प्रो बिजनेस सेंट्रिक गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर का बहुत ढेर सारा इन्वॉल्वमेंट रहे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है उस पर ध्यान दिया जाए। गवर्नमेंट ने ये बोला कि इसके लिए असेट का मोनेटाइजेशन भी किया जाए ताकि गवर्नमेंट के पास ज्यादा फंड रहे। असेट मोनेटाइजेशन में क्या कहा गवर्नमेंट ने कि हम अपने असेट को मोनेटाइज कर रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं। बेच क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि हमें बेचना नहीं है। जाहिर सी बात है, जो बेचना है वो हम बेच रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। दोनों में क्या अंतर होता है आप जानते हैं। असेट मोनेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा हमारा असेट, ऐसा गवर्नमेंट का असेट जो पब्लिक असेट है वो अभी तक जो यूज नहीं हो रहा या इफिशिएंटली यूज नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को लीज में दे देंगे और प्राइवेट सेक्टर से कहेंगे तुम अपनी इफिशिएंसी लाओ। और इसको असेट को मोनेटाइज इसलिए किया है कि प्राइवेट सेक्टर इफिशिएंसी लाएगा और उस पर काम करेगा और रेवेन्यू कमाकर गवर्नमेंट को देगा। तो इससे क्या होगा, असेट मोनेटाइजेशन से गवर्नमेंट के पास फाइनेंस बढ़ेगा, फाइनेंस बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो जीडीपी बढ़ेगी।
सब कनेक्शन समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? एकदम ठीक है, आगे ठीक है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में असेट के मोनेटाइजेशन के लिए हमने क्या लाया? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इस कॉन्टेक्स्ट में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को हम पढ़ते हैं। साथ में एसेट मोनेटाइजेशन के साथ क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट किया। गवर्नमेंट ने ये बोला कि जहां पर लॉस मेकिंग जो पीएसयूज हैं उन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है क्या करे, जहां पर जरूरत है वहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, बाकी जगह पर गवर्नमेंट एज अ फैसिलिटेटर यूज हो। गवर्नमेंट हर जगह अपना मुंह ना मारे, तो गवर्नमेंट वहीं मुंह मारे जहां पर जरूरत है। गवर्नमेंट का जो काम है वाकई में वो काम करे। अब जो गवर्नमेंट ने ये काम किया, बहुत ढेर सारे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है और जो लॉस मेकिंग है उनको डिसइन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए या उनका प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। और प्राइवेटाइजेशन को आज हम प्राइवेटाइजेशन ना बोल के हम क्या बोलते हैं भाई? स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग को थ्रस्ट देने के लिए गवर्नमेंट के पास फाइनेंस होना चाहिए। डिसइन्वेस्टमेंट किया, प्राइवेटाइजेशन किया, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया। साथ में आपने देखा कि हमने आत्मनिर्भर भारत की बात की। आत्मनिर्भर भारत जहां पर हम क्या करेंगे? ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनेंगे। उसके बाद हमने गति शक्ति की बात की, हम अपनी डोमेस्टिक सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके बाद हमने पीएलआई स्कीम की बात की कि हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। हमने बात की कि एमएसएमई के लिए हमने मुद्रा लोन की बात की, उनको भी बढ़ावा देंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की कॉन्सेप्ट में भी एमएसएमई को एक अलग से वो कोटा मिलता है, वो चीज़ आप जानते हैं। हमने कहा कि क्रेडिट की फैसिलिटी आराम से मिल सके, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम बैड बैंक्स का प्रमोशन करेंगे। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएंगे जो क्या करेगी? जो भी बैंक के एनपीएस हैं उनको लेकर, बैड लोन्स को लेकर उनको क्या करेगी? उनको वो मैनेज करेगी, ताकि जो बैंक्स है वो उनके पास जो एनपीए का भार है वो कम हो जाए और बैंक जो है वो लेंडिंग एक्टिविटी ज़्यादा कर सके। साथ में हमने क्या किया? हमने जो है इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया। हमने एफडीआई को प्रमोट किया, हमने एफपीआई को प्रमोट किया। एफडीआई को कैसे प्रमोट किया? हमने 100% एफडीआई जो है वो कर दी ऑटोमेटिक रूट से। कुछ सेक्टर में हमने 100% एफडीआई अलाउ कर दी। तो हम एफडीआई को ज़्यादा लाना चाहते हैं, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कराना चाहते हैं। क्यों कराना चाहते हैं? ये सब चीज़ अब कनेक्ट होनी चाहिए। एफपीआई कर रहे हैं। हमारी जो आरबीआई है वो ईजी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रही है। क्यों? ताकि ईजी मॉनेटरी पॉलिसी से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़े और जीडीपी ग्रोथ रेट हो। नेक्स्ट चीज़ क्या है? इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे कि हमने मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए हमने लेस कॉर्पोरेट टैक्स कर दिया है। लेस कॉर्पोरेट टैक्स, जो पहले टैक्स 30% लगता था, अब वो टैक्स जो है 22% हमने कर दिया है। हमने जो स्टार्टअप्स के लिए टैक्स को हमने क्या किया है? एग्जम्प्ट कर दिया है कि स्टार्टअप को कुछ दिनों तक टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, कुछ ईयर्स तक उनको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। तो ये सारे काम हमने किए हैं। उसके बाद हमने क्या किया? हमने विवाद से विश्वास स्कीम एक चलाई। ये स्कीम क्या है? ये सब पढ़ लीजिएगा। हमने चलाया सबका विश्वास। ये जो भी इनकम टैक्स जो भी लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, उसका जो भी इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का जो भी डिस्प्यूट है, वो डायरेक्ट टैक्स का डिस्प्यूट यहाँ से सुलझेगा और इनडायरेक्ट टैक्स का डिस्प्यूट यहाँ से सुलझ जाएगा। सबका विकास। तो लोगों के पास क्या होगा? टैक्स डिस्प्यूट में जो लगे हुए हैं उनका टाइम बहुत ज़्यादा होता है, वो टाइम जो है वो प्रोडक्टिव कामों के लिए यूज़ नहीं हो पाता, उसकी वजह से भी हम लॉस कर रहे हैं। इसकी वजह से हम चाह रहे हैं कि हम क्या करें? गवर्नमेंट हर चीज़ को ईज करे। ईज करने की वजह से जितने भी डिस्प्यूट चल रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, उन सब का रेजोल्यूशन हो सके, तो उसके लिए स्कीम्स लाए हम। उसके बाद हमने क्या किया? जीएसटी भी लॉन्च किया कि पूरे नेशन में वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। वन नेशन वन टैक्स, उसकी वजह से क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट होगा। हमने ई वे बिल लाया। ई वे बिल से क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। ट्रक्स को जो लाइन लगाकर एकदम रुके रहते हैं, वो एक साथ उनका टाइम जो जाता है वो टाइम नहीं जाएगा, थोड़ा फास्टर मोबिलिटी होगी। हम रोड को चौड़ा भी कर रहे हैं, नई रोड्स बनवा रहे हैं। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने ये देखा भारतमाला चीज़, वो चीज़ कनेक्ट हो रही है यहाँ पर। साथ में हम क्या करना चाह रहे हैं? हम फोकस करना चाह रहे हैं एनर्जी सेक्टर पर भी, कि हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी रहे। और इस एनर्जी सिक्योरिटी में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, अब आजकल ई व्हीकल्स का भी नाम चलता है, वो क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से, हमारी इन्वायरमेंट डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी पर हमने ध्यान दिया, हमने सौभाग्य स्कीम चलाई। सौभाग्य स्कीम, हमने रिन्यूएबल एनर्जी पर यहाँ पर थ्रस्ट दिया और यहाँ पर हमने सोलर एनर्जी में भी थ्रस्ट दिया। और हमने एक स्कीम चलाई पीएम कुसुम, जो एग्रीकल्चर में सोलर पंप्स की बात की वहाँ पर हमने। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब करके, ये सब करना क्या चाह रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाह रहे हैं। और एग्जांपल लीजिए, देखिए जैसे कि रियल इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इससे क्या करेंगे? हम
इससे हम रियल एस्टेट को प्रमोट करेंगे। और ऐसे ही क्या है, ये राइट्स हो गया, इसको हम राइट्स बोलते हैं। और एक होता है इनवाइट्स, उसमें क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए। तो ऐसी चीज हमने बनाई है, ऐसे ट्रस्ट बनाए जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस मिल सके, रियल एस्टेट को फाइनेंस मिल सके। एक हमने स्वामी स्कीम बनाई, स्वामी स्कीम में हाउसिंग सेक्टर के लिए, शेल्टर के लिए स्वामी स्कीम बनाई, ये रियल एस्टेट के लिए है। ये स्कीम होती क्या है अंदर, वो सब हम पढ़ेंगे एक बाई वन करके। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये सारा काम हमने किया क्यों, ये सारा काम हमने किया क्यों, क्योंकि हम एक काम करना चाहते हैं, हम ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं। मेन बात कोर समझो, हम ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं, हमारी ग्लोबल पावर एस्पिरेशन है। और उसको थ्रस्ट देने के लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग जो हमने मिस कर दिया है, इसको थ्रस्ट देना पड़ेगा। और जो भी चीज़ इवॉल्व हो रही है सब इसके अराउंड हो रही है। और मैंने आपको ये चीज़ एग्जाम्पल से भी समझा दी कि ये सारी चीज़ जो हो रही हैं इसके इर्द गिर्द हो रही हैं। तो हम मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। देखिए मेन इश्यूज देखिए, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम गति शक्ति की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, उनका कमबैक क्यों हुआ ये भी आपने आज समझ लिया। हम मैन्युफैक्चरिंग को वहां पर प्रमोट क्यों नहीं होता, अब बॉन्ड मार्केट किस तरह से डेवलप होगा मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोशन के लिए, ये देखा आपने। हमने डोमेस्टिक सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग किया गति शक्ति में, ताकि हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से प्रोडक्शन बढ़ाकर हम एक्सपोर्ट का प्रमोशन कर सके। और एक्सपोर्ट अगर प्रमोट होगा और इंपोर्ट कम होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो है फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। और फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने का मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। और अगर हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होगी। तो पॉलिटी ये सब काम जो करती है, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए करती है, इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए करती है, देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए करती है। और एक बार अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो हमारी मिलिट्री का भी इंपावरमेंट होगा, मिलिट्री भी स्ट्रांग होगी। बिकॉज इसका रीजन समझ लीजिए आप, जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, पावर इज इक्वल टू पॉलिटी इज इक्वल टू इकोनॉमी, यानी पॉलिटी इज अ गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। अच्छी बात है। इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पावरमेंट, जिसके पास इकोनॉमी होगी वो एम्पावरमेंट करेगा, वो अपना साम्राज्य बनाएगा, एम्पायर बनाएगा। और तीसरी चीज है कि इकोनॉमी कैन नॉट सर्वाइव विथ वीकनेस, या आप इसको ऐसे लिखो कि प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विथ वीकनेस। आपके पास जो भी प्रॉस्पेरिटी है वो वीकनेस के साथ सर्वाइव नहीं कर सकती है। यानी आपने जो इकोनॉमी कमाई है, जो आपने अपना देश का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया है, वो जब तक आपके पास सिक्योर रहेगा, जब तक आपके पास मिलिट्री है, आपके पास पावर है। अगर आप वीक हो गए तो क्या होगा, वो सब कुछ आपका छीन कर ले जाएंगे। कौन? बाहर के लोग। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी मिलिट्री को एडवांस करना पड़ेगा, मिलिट्री को एडवांस करना पड़ेगा। ये सारा इंटीग्रेशन है, ये सारा इंटीग्रेशन है जो हम इंटीग्रेशन चिल्लाते रहते हैं, ये है इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन, ये है कोरिलेशन का खेल। तो मैंने पूरी इकोनॉमी के जितने इश्यूज हैं मेजर, आप चेक कर लीजिए सर, आप चेक कर लीजिए, कंटेम्परेरी इश्यूज में आप चेक कर लीजिए। आत्मनिर्भर भारत, गति शक्ति, आप जो बोलो, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, असेट का मोनेटाइजेशन, जितने इश्यूज हैं वो सब एक जगह पर एक आइडियोलॉजी से चल रहे हैं। वो सब चीज एक जगह पर कंसंट्रेट होकर एकदम बैठ रही है। वो कोर पर कंसंट्रेट कीजिए। वो कोर क्या है? ये है कोर, ग्लोबल लीडर बनना है हमको। हमारा एस्पिरेशन है ग्लोबल पावर। और ग्लोबल पावर अचीव जब हम करेंगे, जब हम ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनेंगे। जब हम कब बनेंगे ये चीज? जब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग करेंगे। समझ गए बात? समझ गए? ये पूरा खेल हमने कैसे खेला ये समझ गए आप? तो किस तरह से हमने पॉलिटी के जो वैल्यूज हैं उनको देखकर इकोनॉमी की पॉलिसीज कैसी होंगी ये हमने देखा। और हमने एकदम राइट जज किया इस चीज को कि आप क्या कर रहे हैं इस चीज में। पूरा इंडिया गवर्नमेंट क्या कर रही है इस चीज में? गवर्नमेंट क्रेडिट की गारंटी ले रही है, पर आपको इनकम नहीं दे रही है हाथ में कि लो भैया पैसा ले लो और एकदम भूल जाएंगे हम। ऐसा नहीं हो रहा है। क्रेडिट गारंटी दे रही है, क्रेडिट अवेलेबल करवा रही है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन को थ्रस्ट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट खुद एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही है। यानी खुद आपके हाथ में इनकम नहीं दे रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि मैं फिशिंग की स्किल दे सकती हूं, मैं आपको फिश नहीं दूंगी, क्योंकि फिश देना कितने समय तक रिलायबल है? कितने समय तक आप पुअर को खाना देते ही रहोगे? भाई पुअर को ऐसी स्किल सिखा दो जिससे वो खाना खुद खा सके। तो ये काम कर रही है गवर्नमेंट। मैं गवर्नमेंट की तारीफ नहीं कर रहा हूं। देखिए कोई भी गवर्नमेंट होती है, हर एक गवर्नमेंट, एक बात समझ लीजिए आप यहां पर कि गवर्नमेंट कोई भी हो, इंडिया का सब भला चाहते हैं। इंडिया का सब लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही चाहते हैं। सब लोग ग्लोबल पावर एस्पिरेशन पर ही खेल रहे हैं। सबको ग्लोबल लीडर ही बनाना है इंडिया को। ठीक है, गवर्नमेंट जो काम करती है 80% अच्छे काम हो सकते हैं, 20% खराब काम हो सकते हैं।
उस पर कोई डिबेट नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट एकदम, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी यहां तक कि कहता है कि हर चीज इनफैलिएबल, उनसे भी गलती हो सकती है, फैलिएबल सबको ही है। तो क्या है, इनफैलिएबल कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज नॉट इनफैलिएबल, तभी तो कहता है कि हाँ ठीक है मैं अपने जजमेंट को खुद भी रिव्यू कर सकता हूं। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि ठीक, गवर्नमेंट मैं कह रहा हूं कि 80% काम अच्छा करता है, 20% खराब करता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उनसे खराब काम नहीं होगा, खराब काम भी होगा, लेकिन हम 20% को देखें और इसमें हम सुधार की कोशिश करें। हम इस 20% में जो हमने गलत स्टेप लिए हैं उनको हम रेक्टिफाई करें, और जो ये 80% जो काम अच्छे किए हैं उनको हम इनकरेज भी करें, गवर्नमेंट को इनकरेज भी करें 80% अच्छे काम करने के लिए। केवल क्रिटिसाइज करना नहीं चाहिए, साथ में इनकरेज भी करना चाहिए, ठीक है, चाहे फैमिली हो, चाहे बच्चे हो, चाहे नेशन हो, चाहे पीएम ही क्यों ना हो। तो हर एक गवर्नमेंट 80% अच्छे काम करेगी, 20% खराब काम करेगी या ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन हमें बुरे काम, जो स्टेप हमने गलत ले लिए हैं वो स्टेप को रेक्टिफाई करना है, उनसे सीखना है, और उनको सीखने के बाद हमने जो अच्छे काम किए हैं उनको भी देखना है। तो गवर्नमेंट जो है स्टेप्स लेती है, और स्टेप्स लेने के बाद कैलकुलेशन सबको ही करते हैं, सब कोई कैलकुलेटेड स्टेप्स लेता है। कैलकुलेटेड स्टेप्स लेने के बाद गलतियां हो सकती हैं, हो सकता है जैसा आपने सोचा था वैसा ना हो, तो इसकी वजह से आप अपने आप को मार नहीं लोगे यार जान से, उस चीज को आप रेक्टिफाई करोगे कि अगली बार ये कैलकुलेशन जो मिस कैलकुलेशन हो गया है या कुछ किसी वजह से चेंज हो गया है वो कैसे हम सुधार सकते हैं। और फिर भी ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% आप एफिशिएंसी आपकी 100% हो, बिल्कुल नहीं हो सकती है, समझ रहे हैं इस चीज को। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का काम क्या है, इंडिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना, लोगों के हाथ में पैसा होना, लोगों को सोशल सर्विस देना। गवर्नमेंट की जो एक वैल्यू है वो क्या है, सोशल सर्विस को प्रोवाइड करना। अगर यहां तक वो सक्सेस हो रहे हैं, सही में गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है, फिर तो समझ गए इस चीज को। तो पूरा चीज ये जो मैंने आपको समझाया, इकोनॉमी के जितने भी इश्यूज हैं वो सब पॉलिटी की वैल्यू से ड्रिवन है, ये बात आप समझ गए हैं। तो आप कोर समझ गए होंगे, और कोर इस समय क्या चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को थ्रस्ट। और यहां पर अगर आप बिल्कुल शॉक मत होइएगा, जो चीज मैंने आपको यहां पर जितने इश्यूज बताए हैं, आप बिल्कुल भी शॉक मत होइएगा अगर मेंस में उससे आपके पास क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजी होती है उसी से वो क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम भी करता है। यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करता है जिस समय जिस तरह की गवर्नमेंट होती है उस देखा जाता है कि उस समय उस तरह में मेंस में उसी तरह के सवाल आते हैं। समझ गए इस चीज को, पूरा आप ओवरऑल ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग समझ गए। चलिए ठीक है, तो आज का मोटिव यही था। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमने इश्यूज देखे हैं हमने तो ऐसा एकदम लिंक करके देख लिया है, लेकिन हो सकता है आपको कोई इशू एकदम भी ना पता हो, तो हम क्या करेंगे, छोटी छोटी वीडियोस बनाकर आगे चल के उन पॉलिसीज को, उन स्कीम्स को भी हम कवर कर लेंगे। आई होप कि आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा। अगर आप अभी तक यहां पर हैं, दैट मीन्स कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आपने पूरी बात समझी। मैंने बहुत एफर्ट लगाकर इस चीज़ को समझाया, पर उतना ही एफर्ट आपका भी लगा, उतना टाइम आपने भी दिया। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं क्वालिटी का दावा करता हूँ, ठीक है, वीडियोज़ मैं देखिए मैं खुद भी पढ़ता हूँ, फिर मैं चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, फिर मैं एक वीडियो लाता हूँ। अब कंटेंट अगर ऐसे ही लाना हो विदाउट क्वालिटी वाला, वो सबके लिए आसान होता है, ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन चीज़ों को इंटरकनेक्ट करना, को रिलेट करना टाइम लगता है इसमें, और ये टाइम देना टीचर का काम है। तब मैं आपको ये चीज़ बता सकूं, एज अ एजुकेटर मैं अगर आपको ये चीज़ बताऊंगा, तब जो चीज़ मेहनत मैंने की है वो उतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। और यही मेरा एम गोल है। एंड गोल क्या है कि आपको मेहनत कम करनी पड़े, और आप जो चीज़ें मैं आपको 1 घंटे में समझा सकता हूं, आप उसको 5 घंटे क्यों दे रहे हैं। 1 घंटे दीजिए, उस चीज को समझिए, और आप पूरा गोल समझ जाइए। और पूरा अगर आप निचोड़ समझ गए हैं, अगली बार जब कोई चीज देखिएगा, कोई इशू देखिएगा, उस इशू में उन चीजों को इंटीग्रेट कीजिएगा, और ये कैपेबिलिटी आप खुद डेवलप कीजिएगा। इनिशिएट मैंने कर दिया है, डेवलप आपको खुद करना है, बिल्डिंग पूरी आपको बनानी है, ठीक है। तो आगे की वीडियोस में हम ऐसा ही करेंगे, धीरे धीरे लाएंगे, और हर एक इशू को कवर करेंगे इकोनॉमी के, और अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको मज़ा आया है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों को रिकमेंड भी कीजिएगा। ऐसी क्वालिटी, अगर आपको क्वालिटी अच्छी लग रही है तो ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई मोटिव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है इस दुनिया में, चलेगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन अगर मन करे तो कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।